मान लो ये कोई गोलक है, ठीक है, और इसको ऐसे अपन ने एल लंबाई की डोरी से ऐसे बांध दिया, थोड़ा दिख जाए आपको इतना लगा देते हैं अपन, तो मान लो एल लंबाई की डोरी मैंने, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लटका दिया। अब इसने क्या बोला, आपने नीचे, मतलब ये बिल्कुल रेस्ट में है और आप क्या कर रहे हो, इसको एकदम से ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, खम्मा खणी। तो आई होप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, इन सबका आंसर मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबसे, ठीक है। तो आपके जीतो भी आप फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए लर्न एंड शेयर पे एक और नया वीडियो लेकर के। हम बात कर रहे थे क्लास 11 फिजिक्स के बारे में और चैप्टर चल रहा है हमारा कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और उसका ये हमारा 5वां अध्याय है ना, 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट में हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा हमने बेसिकली पढ़ी, स्थितिज भी पढ़ ली और गतिज भी पढ़ ली। अब अपने को क्या करना है, जो हमने पढ़ लिया उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो एनसीईआरटी में अपने को दे रखे हैं, वो आज अपन सॉल्व करेंगे। ज्यादा मैंने प्रॉब्लम्स नहीं ली है, 3-4 कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स उठा करके इस वीडियो में अपन ने डाली है। उसमें से एक सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम जो है, जो सबसे ज्यादा टाइम लेगी आज का हमारा, वो हम करेंगे सबसे लास्ट के अंदर, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक छोटी मोटी सी प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद उस प्रॉब्लम पे चलेंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड के साथ। और ये रही सबसे पहली स्लाइड, और रॉकेट दिख रहा होगा और आपको दिख रहा होगा आपकी जीतू भैया जो हैं वो युद्ध लड़ने के लिए है ना, बस चले गए हैं बॉर्डर के ऊपर। तो ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त तो हुआ नहीं है, ठीक है, कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई करें, पर फिर भी मैंने अपनी फोटो लगा ली है, एडिट वेडिट कर ली है, जिससे मेरे को ऐसा फील आ जाए कि मैं सच पे बॉर्डर पे जाके लड़ाई कर रहा हूँ, है ना। चलो तो देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं हट जाता हूँ साइड में, मैं ऑलरेडी हूँ, आपके लिए स्क्रीन है, तो आराम से क्या करेंगे आप, पॉज करेंगे वीडियो और ट्राई करेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़े इजी लेवल की प्रॉब्लम्स हमने सबसे पहले डाली है, ठीक है। चलिए, आई होप सबने ट्राई व्राई किया होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। खिलौने वाला एक रॉकेट है, तो हमने खिलौने जैसा एक रॉकेट बना दिया जिसका द्रव्यमान है 1 किलो, 0.1 किलो। तो इसका, इस खिलौने वाले इसका द्रव्यमान, जो जिससे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, उसका द्रव्यमान हमें कितना देखा, 0.1 किलो, ठीक है भाई। में बहुत ही कम, जिसका द्रव्यमान 0.0 किलोग्राम है, उसका फ्यूल इसमें डाल रखा है उन्होंने ना, मतलब फ्यूल डाल रखा है कोई ना कोई ऐसे ना, मतलब वो जैसे रॉकेट भी आता है ना, हमारे उड़ने वाले रॉकेट आते हैं, उसमें भी फ्यूल भरा हुआ होता है, वैसे ही कोई छोटा सा रॉकेट है और उसमें फ्यूल कितना भरा हुआ है, 0.02 किलोग्राम का फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है ना, ईंधन भरा हुआ है इसमें। और वो 3 सेकंड में बर्न हो जाता है, जल जाता है, मतलब जल गया और वो हमारा जो रॉकेट है ऊपर उड़ गया। यदि प्रारंभ में या विराम से गति करना प्रारंभ करें और 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर ले, तो रॉकेट पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए एवं एकांक द्रव्यमान में उत्पन्न ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ चीजें इसने पूछी अपन से। पहला तो, अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्योंकि इसने नहीं बोला है कि रॉकेट ऐसे जा रहा है, तो हम रॉकेट को ऐसे जाता हुआ मानेंगे, ठीक है। मतलब उसके ऊपर गुरुत्वीय जो त्वरण लग रहा है उसको हम नहीं लगाने वाले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं ना, ऊपर जाने के लिए मेंशन नहीं है, इसलिए अपन ऐसे ही मान के चलेंगे। नहीं तो आगे बोलता कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोलता, पर ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब वो क्षैतिज में ऐसे जा रहा होगा रॉकेट, ठीक है। तो रॉकेट ऐसे जा रहा है, जिसका वेट 100 ग्राम का रॉकेट है हमारा, और उसमें 20 ग्राम का कोई फ्यूल भरा हुआ पड़ा है, ठीक है, और वो 3 सेकंड में जल गया। पहले किस में था भाई, वो विराम में था, विराम में था मतलब प्रारंभिक वेग 0। कितना वेग उसने प्राप्त कर लिया, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी अंतिम वेग हो गया हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा रॉकेट पर लगने वाला बल, तो सबसे पहले उसने अपन से पूछा रॉकेट पर लगने वाला बल। अच्छा देखो, जैसे हमें प्रारंभिक वेग दे रखा हो, अंतिम वेग रखा हो, तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है कि यहाँ पे अगर मैं ऊर्जा निकालूंगा तो वो ऊर्जा क्या आएगी हमारे पास, गतिज ऊर्जा से आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फ्यूल जला, फ्यूल जलने से ऑब्वियसली उसके अंदर गतिज ऊर्जा यही होगी। तो हम पहले गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने लास्ट में पूछा है एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। वो कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। चाहो तो हाफ एम जो है कॉमन भी ले सकते हो। तो देखो कितना आएगा, हाफ एम का मान कौन सा लेंगे, रॉकेट का द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि फ्यूल तो जल गया, बहुत कम था। तो 0.1 किलो का रॉकेट है, अंतिम वेग 20 का वर्ग माइनस हाफ
0.1 गुणा प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो ये 0 का वर्ग। ठीक है, ये हमारी गतिज ऊर्जा आ गई। अभी लास्ट वाली टर्म तो गई क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 था, तो उसके पास स्टार्टिंग में तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा थी नहीं, वो आराम से मस्त चुपचाप सा बैठा था। लेकिन फटाफट एकदम से अपन ने वो बत्ती लगाई, बत्ती लगाते वो रॉकेट चला गया ऐसे, है ना। तो ये पॉइंट हटा के नीचे हमारे पास आ गया 10, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 1/2 गुणा 1/10 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 20 जूल। तो 20 जूल इसने गतिज ऊर्जा प्राप्त कर ली है। अब उसने अपन से लास्ट में क्या पूछा है, एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा का मान निकालना है। ये तो कुल ऊर्जा उत्पन्न हुई है, हमें एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, कुल ऊर्जा कितनी है हमारे पास, कुल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करी उसने 20 जूल, है ना। और ये जो 20 जूल एनर्जी है कितने पार्ट से मिली, कितनी उससे मिली, ईंधन से मिली 0.02 ग्राम से ईंधन से। ये किससे मिली है 0.02 सॉरी ग्राम नहीं किलोग्राम ईंधन से। तो 1 किलो ईंधन से कितनी मिलेगी, 1 किलो ईंधन से हमें ऊर्जा मिलेगी 20 जूल बटा 0.02। ठीक है, सॉल्व करो, देखो कितना है हमारे पास, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये जूल को थोड़ा अपन खसका के लिख देते हैं, तो ये जूल पीछे लगाते हैं, ये 2 जीरो लगा दिए, ये 2 से अपन ने इसको काटा, ये आ गया 1000। तो हम क्या लिखेंगे, प्रति किलोग्राम से इतनी जूल ऊर्जा निकलने वाली। यानी अगर हम उतना ही फ्यूल 1 किलो फ्यूल उसके अंदर भर देते तो 1000 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करता। उसने अपन से पूछा था ना, एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा, मतलब 1 किलो द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा आपकी निकल रही है, वो तो इतनी है। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो 1000 से और भाग दे देना। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। पर हमारी एक एकांक आयतन की सॉरी एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा आ गई है कि ये तो हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी बटा द्रव्यमान। ठीक है, गतिज ऊर्जा बटा द्रव्यमान। एक और क्वेश्चन उसने और पूछा कि रॉकेट पर लगने वाला बल कितना होगा। अब समस्या ये है कि बल निकालने के लिए हमें कार्य चाहिए होता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, हम जानते हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन के, यानी F इंटू एस के। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कर रखा तो बाय डिफॉल्ट हम जो cos थीटा वाली टर्म है उसको एक ही मान के चलेंगे। तो गतिज ऊर्जा कितनी है हमारे पास, वही 20 जूल, तो हम यहाँ 20 जूल रख सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन समस्या ये बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विस्थापन कि उसने कितना विस्थापन तय किया। अब ये कैसे निकालें, विस्थापन हम लाएंगे कहाँ से, विस्थापन तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या कुछ और दे रखा है क्या हमारे पास, हमें सिर्फ क्या दे रखा है अपने को, कितने सेकंड में चला हमारे पास 3 सेकंड में, उसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यानी 3 सेकंड में उसने इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ली थी, सॉरी इतना वेग उसने प्राप्त कर लिया था। मतलब हमारे पास समय भी है, हमारे पास प्रारंभिक वेग भी, हमारे पास अंतिम वेग भी, हमें चाहिए विस्थापन। सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रॉब्लम ए नहीं है तो सेकेंड को काटो। थर्ड वाली v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, फिट बैठ गई, v है u है s चाहिए, और आपके पास उस केस में भी देखो हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन भी लगाएंगे तो उसमें भी एक ही प्रॉब्लम है। देखो फर्स्ट वाली तो लगाने का कोई सेंस है क्या, क्योंकि हमें चाहिए क्या, विस्थापन, तो ये नहीं लग सकती। सेकंड लगाई हमने, इसमें भी ए आ रहा है हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट वाले में भी ए आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ही। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले त्वरण तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप लास्ट इक्वेशन यूज करो चाहे सेकंड यूज करो, त्वरण तो चाहिए ही चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, तो हम पहली से इक्वेशन से निकाल लेते हैं त्वरण। तो हमारे पास 20 बराबर 0 प्लस ए का मान पता नहीं और ये 3, ए का मान कितना आया 20/3। सॉल्व नहीं करना, छोड़ दो इतना भी, ये त्वरण आ गया। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन पे पुट करो, सेकंड में करो या थर्ड में करो, जिसमें तुम्हारा मन करे ना उसमें कर दो। ठीक है, तो हम सेकंड वाली में कर देते हैं, वो आसान दिख रही है थोड़ी।
ए हमारे पास आ गया, एस बराबर कितना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखो एस तो पता नहीं, यू का मान 0 है, टी का मान 3 सेकेंड है, प्लस हाफ ए का मान अपन ने निकाला है बड़ी मेहनत करके 20/3, तो ये 20/3 और ये गुणा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, s बराबर हो गया, ये तो गया पहली टर्म 0, दूसरी 20/3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आपका इससे ही कैंसिल हुआ, इससे ही कैंसिल हुआ, s कितना आ गया 30 मीटर। तो यानी इस समय में उसने 30 मीटर की दूरी तय कर ली होगी। अब हमें क्योंकि विस्थापन मिल गया है और हमें कार्य की गणना करनी है तो अपन आराम से, सॉरी बल की गणना करनी है तो हम आराम से कर सकते हैं। अब देखो ये 20 आया, बल पता नहीं, और विस्थापन देखो कितना है 30। अच्छा एक काम और कर सकते थे हम, क्या कर सकते थे, F बराबर किसके होता है, ma के। जब तुमने त्वरण निकाल लिया तो विस्थापन निकालने की भी जरूरत नहीं है। एक और बताता हूं कैसे करते हैं, पहले इससे बता देता हूं मैं आपको। तो ये भाई साहब इधर चले जाएंगे, तो 20 बट्टा हो गया 3, 30, तो मान आ गया हमारे पास बल का F बराबर 2/3। अगर आप चाहते हो सर हमें इतना लंबा नहीं करना, तो एक तरीका और है, क्या भाई, एक तरीका और है, शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्ट मेथड क्या है कि भाई तुमने त्वरण तो निकाल लिया, 20/3 आ गया, बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा विस्थापन। तो द्रव्यमान कितना दे रखा अपने को 0.1 है ना, और त्वरण आया हमारा 20/3 के, लो हो गया, इतनी फिर मेहनत की भी जरूरत नहीं है। ये लो यहां से बल आ गया 2/3 न्यूटन। तो वो वाला लॉन्ग था, ये वाला बहुत शॉर्ट है, पर त्वरण तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, त्वरण तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, उसी के बाद आपका बल निकलेगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। हमने पहले ऊर्जा निकाली, फिर एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा निकाली, फिर हमने बल निकाला। बल के लिए 2 तरीके बताए, पहले त्वरण निकालेंगे, फिर उसको द्रव्यमान से गुणा कर देंगे, बल आ जाएगा, या फिर हम कार्य ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है कार्य के बराबर होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो, तो ये था इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 6.4 है, आराम से रीड करो, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, आई होप ट्राई वराय सबने कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्या है भाई, किसी प्रक्षेपित प्रदर्शन में पुलिस अधिकारी 500 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी नरम परतदार लकड़ी पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चार्ज से फायर करता है। कुछ नहीं है कि एक छोटी सी वो हो रहा होगा भाई पुलिस वालों को बताया होगा करतब वर्तब दिखाने के लिए, तो उसने वो गन ली और उसको शूट कर दिया। ठीक है, शूट करा, और किसके ऊपर शूट करा उसने, एक प्लाईवुड पे, ठीक है, लकड़ी का ऐसा गुटका वुटका होगा, प्लाईवुड जिससे हमारा वो दरवाजा बनता है ना, वही है। तो वो जो है वो 2 सेंटीमीटर मोटा है, ये प्लाईवुड 2 सेंटीमीटर मोटा है। और ये हमारे पुलिस वाले भैया जो हैं, अब समझ आएगा स्टार्टिंग में वो डायग्राम किसकी लेता है ना, पुलिस वाले भैया के हाथ में गन थी और उन्होंने शूट करी। और ये पुलिस वाले भैया और कोई नहीं, हमारे फिरोज भैया हैं। ठीक है ना, अभी इनकी पुलिस में भर्ती हुई है पुलिस। ये हम हमारे फिरोज भैया के बाल बना देते हैं और इनकी मूछें। ठीक है, तो फिरोज भैया आपको दिख रहे होंगे अब। तो फिरोज भैया ने बुलेट, मतलब ये बुलेट मारी, और बुलेट किस वेग से गई, वो 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, और मारने के बाद वो लकड़ी को भेद के चली गई, मतलब उसको क्रॉस करके चली गई, तो इससे ऐसे निकल गई बाहर। लेकिन एक समस्या थी कि जब लकड़ी से वो बाहर निकली, मतलब इस प्लाईवुड से जब वो बाहर निकली, तो प्लाईवुड से निकलने के बाद उसकी ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की सिर्फ 10% रह गई थी। मतलब मान लो जब वो एंटर हुई, उसकी एनर्जी ई थी, मान लो उसकी गतिज ऊर्जा ई थी। कैसे निकालोगे, हाफ mv² से निकालोगे। ठीक है, अगर उसकी गतिज ऊर्जा 200 मीटर प्रति सेकंड थी और हम उससे गतिज ऊर्जा उसकी निकाल लेते हैं, तो उसका सिर्फ 10% ही प्लाईवुड से निकलने के बाद उसके पास बचता है, यानी ई का 10%।
ठीक है, अब ई का 10% कैसे निकालते हैं आप सबको पता होना चाहिए। ई को 10 से गुणा करो और ये बटा 100, ठीक है ना, ई बटा 10, यानी अपना जो भी उत्तर आएगा ई का उसको हम 10 से भाग दे देंगे। तो जब वो लकड़ी से बाहर निकल रही है तो उसकी चाल क्या होगी, ये अपने को पता करना, ठीक है। इतना मुश्किल प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहले तो 50 ग्राम की गोली है तो उसकी गतिज ऊर्जा हम निकाल लेते हैं। तो ये हाफ mv स्क्वायर से हमने निकाला। u तो वैसे ही 0 है, प्रारंभिक वेग जब नहीं दे रखा हो तो 0 ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो वही रख लेते हैं, हाफ द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करो 50/1000। अगर ये नहीं आता तो फिर 10 की घात -3 से सीधा सीधा गुणा कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 50/1000, ठीक है। इसके बाद गोली है 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, तो ये 200 का वर्ग 1/2 गुणा 50 गुणा 1000 सॉरी भाग 1000 गुणा 200 और ये गुणा 200, ठीक है। 1 2 3 जीरो उड़ गए, ठीक है। इसके बाद ये 2 से 2 और उड़ गया, तो 50 गुणा 20, 5 दूनी 10 और 2 जीरो और लगा दो, यानी उसके अंदर कितनी ऊर्जा रही थी पहले 1000 जूल की एनर्जी रही थी, ठीक है। पहले उसके पास इतनी गतिज ऊर्जा थी। अब जो गतिज ऊर्जा बची है वो पहले की सिर्फ 10% बची है, यानी प्लाईवुड को भेदने के पश्चात देखो एनर्जी कितनी बची हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, इनिशियल का सिर्फ 10%, 10 से उसको भाग दे दिया, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको सिखाया था ना, कैसे है 10 ऐसे। तो कितनी एनर्जी थी 1000, तो कितनी एनर्जी तुम्हारे पास बची, यानी सिर्फ 100 जूल एनर्जी बची है, सिर्फ और सिर्फ 100 जूल हमारे पास एनर्जी बची है। अब इस 100 जूल की वजह से उसका वेग उसकी चाल कितनी होगी, वेग यानी चाल एक ही है क्योंकि एक ही दिशा में गति कर रही है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे पहले किया था। अब 100 जूल एनर्जी है तुम्हारे पास और तुम्हें वेग चाहिए, हाफ mv² वापस लगा दो, बस यही पता करना है किस वेग से बाहर निकली। तो भाई 100 जूल आ गया उसके पास ऊर्जा, उसको हाफ mv² के बराबर रख दो तो वेग आ जाएगा। तो देखो 100 एज इट इज, 2 एज इट इज, ये 50/1000, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो गया v², ठीक है। अब इन दोनों भाई साहब को उधर ले जाओ, 100 गुणा 100 गुणा 2/5, ये किसकी वैल्यू है v² की, पर मुझे तो v चाहिए। जब हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो ये v² की जगह आ जाएगा v और इस पूरे पर लग जाएगा रूट। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, v बराबर रूट में 100 गुणा 100 गुणा 2/5, ठीक है। अभी देखो इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, इसके बाद रूट में 2/5 एज इट इज, ठीक है। अब रूट में 2/5 को कैसे सॉल्व करें, तो आसान है। रूट 2 का होता है 1.414, ठीक है, और रूट 5 का लगभग 2.4 होता है। तो आप ऐसे करना चाहते हो तो ठीक है, ये तो इतना लिख के छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे आता है तो रूट 1 की जगह रूट 2 की जगह कितना रखोगे 1.414 और नीचे आ जाएगा रूट 5 का 2.1, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब रूट निकालने के भी कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं, वो भी हम किसी दिन आपको बताएंगे, अभी नहीं। ये है हमारा आज का, ये मैं सोच लो कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, दिस इज दी बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आज का सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है। तो आराम से पढ़ो, थोड़ा सोचो, और डायग्राम आपकी बुक में है और मैंने भी डाला, ये रहा, ठीक है। तो आराम से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आपको टाइम दे रहे हैं, आराम से पॉज करो और आप ट्राई करो खुद से, ठीक है। तो आई होप सबने ट्राई व्राई किया होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना वीडियो के अंदर आपके लिए इतना वेट करूं। चलो, तो क्या बोल रहा है, m द्रव्यमान का एक गोलक लंबाई की, मतलब कोई एक क्या बोलते हैं गोलक है हमारे पास और वो l लंबाई की, l आएगा यहाँ पे, l लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ है। इसके निम्नतम बिंदु पर क्षैतिज वेग v0 से इसे इस प्रकार लगाया जाता है
कि वह ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ को इस प्रकार तय करे कि डोरी केवल उच्चतम बिंदु पर ढीली होती है, जैसा कि चित्र 6.6 में दिखाया गया है। निम्न राशियों के लिए व्यंजन पद। मतलब बहुत खतरनाक सी लैंग्वेज लिखी हुई है। शायद इस डायग्राम को देख के आपको फील आ रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन। थोड़ा सा आप लोगों के लिए सेटअप भी बनाया हमने, ठीक है। तो ये मान लो ये कोई गोलक है, ठीक है, और इसको ऐसे अपन ने एल लंबाई की एक डोरी से ऐसे बांध दिया। थोड़ा दिख जाए आपको इतना लगा देते हैं अपन। तो मान लो एल लंबाई की डोरी मैंने ले ली, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लटका दिया। अब इसने क्या बोला, आपने इनिशियली, मतलब ये बिल्कुल रेस्ट में है और आप क्या कर रहे हो, इसको एकदम से ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ना, जैसे हम नॉर्मली चीजों को घुमाते हैं। अब घुमा रहे हैं वो ठीक है। सडनली इसने क्या बोला, इसने बोला कि जैसे ही देखो अब ये ऊपर भी जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी जा रहा है ना। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी ये जा रहा होगा, तो ये जब ये अधिकतम बिंदु पर जाता है ना, सबसे उच्चतम बिंदु पर, तो एकदम से हमने रस्सी को क्या कर दिया, ढीला कर दिया। एक चीज ऑब्जर्व करिए आपने, देखो रस्सी को ढीला करते ही क्या हुआ, कैसे गया, ऐसे ऐसे गया, ठीक है। तो अपने को यही क्वेश्चन बोला इसने कि अपन जिस वेग से, प्रारंभिक वेग से इसको फेंक रहा है ना, ये इस दिशा में जैसे गया है, तो ये जिस वेग से गया है ना वो v0 है इनिशियली, और ऐसे अर्धवृत्ताकार पूरा करने के बाद आपने रस्सी ढीला कर दी। ऐसे अर्धवृत्ताकार करने के बाद रस्सी ऊपर पहुंचते ही आपने ढीला कर दी। समझ रहा है मेरी बात, यूं ऐसे, ठीक है, ऐसे करिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि ऊपर पहुंचा जैसे ये, और हमने रस्सी को ढीला छोड़ दिया, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो सभी आपसे पूछना चाहता है। मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि ये भाई हमने v0 वेग से इस बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे इधर की तरफ, और ये ऐसे घूमी 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 घूमते घूमते ये टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे पहुंची, और जैसे यहाँ पहुंची तो हमने रस्सी को ढीला छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे पहुंची रस्सी को ढीला छोड़ दिया, काट दिया बीच में से, कट, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारी कहानी आपसे पूछ रहा है। अब इन सारे केसेस में ये कुछ क्वेश्चंस इसने पूछे हैं कि v0 की वैल्यू क्या होगी, और बिंदु C और V पर इसकी चाल क्या होगी, और B और C पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, और क्या बोलते हैं, गोलक के बिंदु C पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति कैसी होगी, मतलब इसका नेचर कैसा होगा। वैसे तो आप सबको दिख गया, वैसे नीचे गिर रहा था, ठीक है, पर वो कब गिरेगा उसका भी एक केस है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझा दूं। उसमें दो कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। एक तो है बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि इस पूरे निकाय पे सिर्फ दो ही बल काम कर रहे हैं। कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, एक है गुरुत्वाकर्षण बल जो उसे नीचे खींचना चाहता है, और दूसरा है बेटा इसके अंदर इसकी डोरी में लगने वाला तनाव बल, ठीक है। देखो जब मैं इसको घुमा रहा हूं इस पे दो ही तो चीजें लग रही हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है और डोरी के अंदर तनाव उत्पन्न हुआ है ना। ये डोरी जो है ना इसमें तनाव उत्पन्न हुआ, सब जुगाड़ से बना हुआ है ना। ये भी चार्जर मार के लाया हूं मैं शान भैया का, ठीक है। तो ये इसके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है, एक तो तनाव बल हो गया इस रस्सी के अंदर, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींच रहा है। तो जब भी आप इसको घुमाओगे ना तो इसके अलावा इस पर और कोई बल काम नहीं करेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है। एयर रेजिस्टेंस को अपन ने नेग्लेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर दो ही बल काम कर रहे हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और दूसरा तनाव बल जो इस रस्सी में तनाव उत्पन्न करके बैठा है। अब क्योंकि दो बल है तो बल कुछ ना कुछ काम भी करेंगे। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसे लगता है, नीचे, चाहे इस पर जाए, 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 मतलब हर बिंदु पे वो नीचे की तरफ ही लगेगा। मतलब पर वस्तु ने इनिशियली कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करा ना, जैसे इधर आई तो कुछ दूरी उसने तय करी, यहाँ पे उसने कुछ दूरी तय करी, यहाँ पे उसने कुछ दूरी तय करी, यहाँ पे करी, यहाँ पे करी, एंड सो ऑन। तो मतलब उसके अंदर ऊर्जा तो आ रही है, स्थितिज ऊर्जा तो आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, इस mg यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। जो बल है ना हमारा तनाव बल, ये तनाव बल इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सर, ध्यान से सुनो, क्यों नहीं कर रहा, कि कार्य इसके ऊपर कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल, तनाव बल नहीं कर रहा। इसके पीछे रीजन आप ढंग से समझे। देखो मान लो ये वस्तु किसी भी पॉइंट पे इस दिशा डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में ऊपर है ना, इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी स्पर्शरेखा की दिशा में। तनाव बल कहाँ लग रहा है, इधर। वस्तु जाना कहाँ चाहती है, इधर। तनाव बल कहाँ लग रहा है, इधर। वस्तु जाना कहाँ चाहती है, इधर। कोण कितना बना, 90 का सर। हो गई गड़बड़। जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो किया गया कार्य 0 होता है। अब चाहे इसको आप कहीं पे भी ले लो, मान लो यहाँ पे पहुंची तो भी तनाव बल यहाँ लगेगा, तो भी वस्तु यहाँ जाना चाहती थी, वापस 90 डिग्री का कोण, यानी तनाव बल ने इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया।
जब तनाव बल ने इसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया तो इस केस में इसकी स्थितिज ऊर्जा में इसने या इसकी ऊर्जा में इसने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। इसकी ऊर्जा के अंदर जो कंट्रीब्यूशन देगा वो इसके वेग की वजह से इसमें गतिज ऊर्जा आ रही है, और गुरुत्वाकर्षण के अधीन इसने कोई ना कोई ऊंचाई प्राप्त कर ली है, इसकी वजह से इसमें स्थितिज ऊर्जा आ रही है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे दो ही ऊर्जाएं देखनी है, एक है गतिज और दूसरी है स्थितिज। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, जब ये इस बिंदु पर इस पॉइंट पे है ना, व्हाइट सर तो व्हाइट दिखेगा नहीं, तो मान लो इस पॉइंट पर है न्यूनतम बिंदु पर, मैं अपना डायग्राम बना लेता हूं अपना अलग से। मान लो इस तरीके से है, जब ये बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं? पहला गुरुत्वाकर्षण बल जो इसे नीचे खींचना चाहता है, दूसरा तनाव बल जो इसे ऊपर की तरफ, मतलब डोरी के अंदर जो लगा हुआ है, वस्तु से हमेशा दूर की तरफ ही लगा होता है। टी बिंदु मान रखा है इसलिए इस तनाव को बोल रहे अपन टी है। हर बिंदु पर तनाव बल चेंज होता रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या बोलते हैं बार बार, क्या हो रहा है, हर बिंदु पर अलग अलग होता जा रहा है सबके, मतलब उसकी वजह से जो भी स्थिति ऊर्जा आ रही है कुछ अलग होगी। गुरुत्वाकर्षण का बल मान जो है वो तो हर जगह एक जैसा रहेगा, लेकिन वेग चेंज हो रहा है, स्थिति ऊर्जा चेंज हो रही है, तो तनाव बल भी चेंज होगा। ठीक है, तो इस बिंदु पर तनाव बल को ए मान लिया। अब क्योंकि वस्तु जाना तो आगे चाहती है और ये वृत्ताकार पथ में घूम भी रही है, तो इसको सेंटर की तरफ मतलब केंद्र की ओर एक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको अपन अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और उस अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है? mv²/r। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? l दे रखी है, तो अपन इसको लिखेंगे mv²/l। ठीक है, r क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि त्रिज्या कितनी है? l है। तो अब ये कहां की तरफ, मतलब इसके ऊपर ओवरऑल बल कहां की तरफ लगना चाहिए? सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ, तभी ये वृत्ताकार पथ में घूम पाएगी। तो बिंदु ए पर उसको जाना कहां पे है? कहां जाना, टोटल फोर्स कहां जाना चाहता है? सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर। तो हम इस वाले बल को धनात्मक मानेंगे और ये विपरीत में लग रहा है इसलिए ऋणात्मक। तो इक्वेशन का TA माइनस mg बराबर mv²/r। r की जगह क्या? l, और इस बिंदु पर इसने वेग दे रखा है v0, तो अपन इसको v0 ही लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये इक्वेशन आई। कैसे ये इक्वेशन? क्योंकि केंद्र की ओर बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल, तभी तो वृत्ताकार पथ में घूमेगी, केंद्र की तरफ नहीं लगता तो फिर निकल लेती बाहर। ठीक है, जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो रहा था। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसके अलावा एक दूसरी चीज भी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जा कितनी है, तो कुल ऊर्जा दो, कुल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात चल रही है। तो एक हो गई स्थिर ऊर्जा और एक हो गई गतिज ऊर्जा। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई रखने के लिए कि भाई क्वेश्चन आसानी से हो जाए, हम मान के चल लेते हैं ये इसका ग्राउंड, ये बिल्कुल ग्राउंड के पास में है ना, बिल्कुल ग्राउंड के पास में। और अगर ये बिल्कुल ग्राउंड के पास में है तो इसके ऊपर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी कितनी होगी? 0। तो इसकी ऊर्जा जो है E, वो सिर्फ किसके लिए, किसके बराबर होगी? इसकी गतिज ऊर्जा की वजह से, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0। तो ½ mv0²। तो पहली जो पॉइंट है, पहली जो पोजीशन है, उससे हमें दो चीजें पता चली, एक तो इक्वेशन और दूसरी कुल ऊर्जा, जो कि सिर्फ गतिज ऊर्जा की वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड के पास में, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, हमने ग्राउंड को यही मान लिया। ग्राउंड वैसे आप कहीं पर भी ले सकते हो, जब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो एक पर्टिकुलर लेवल मान लो। भाई यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे 0 स्थितिज ऊर्जा है, इसके ऊपर जाते जाओगे तो स्थिर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसके नीचे जाते जाओगे तो स्थिर ऊर्जा घटती जाएगी। तो आप अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग मान सकते हो। तो हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब चाहे वो थोड़ा नीचे से जा रही हो, ऊपर से जा रही हो, में मतलब नहीं, हमने यहाँ पे मान लिया। तो आप कहीं पर भी मान सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालते हैं, यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सुनो। बी पॉइंट को मैं रखता हूँ, बी पॉइंट के लिए पहले निकाल देता हूँ, फिर सी पॉइंट पे चलेंगे। अब देखो बी पॉइंट पे बॉल यहां पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये वृत्ताकार पथ में तो घूमना चाहता है, तो अभी भी एक तनाव बल केंद्र की तरफ लग रहा है टीबी, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mg नीचे की तरफ। ठीक है, और साथ के साथ ये L ऊंचाई पर आ गया है। हमने बोला था ना, हमें इस चीज से मतलब नहीं होता किस पाथ से गया है, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगी, देखो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुल पोटेंशियल जो है, कुल स्थितिज ऊर्जा है वो 0 है। तो H ऊंचाई पर आ गया ना, ये इसकी ग्राउंड से यानी धरती माता से ऊंचाई कितनी है इसकी? L। तो इसमें स्थिर ऊर्जा कितनी आएगी? mgl।
और इसकी गतिज ऊर्जा, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर इसका वेग कितना है vb, यहां पर इसका वेग कितना है vb। तो बी बिंदु पर कुल ऊर्जा देखो कितनी आई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी गतिज प्लस स्थितिज। ठीक है ना, ये यू लिख दो, उसको क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि हम यू लिखते आ रहे तो चलो यू ही लिख देते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक कितनी है, वेग कितना है इसके यहाँ पे v, द्रव्यमान तो अभी भी m ही रहेगा, हाफ mv स्क्वायर vb स्क्वायर प्लस, अच्छा पहले वाले पॉइंट पे उसने स्पेसिफाइड किया था v नॉट, इसलिए हमने v नॉट लिखा है, नहीं तो हम a मान लेते। इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है धरती माता से l, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया हमारे पास mgl। ठीक है ना, ये इसकी कुल ऊर्जा है। हर बिंदु पर ऊर्जा सेम होनी चाहिए, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे इस बिंदु पर निकालो, चाहे इस बिंदु पर, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बोलता है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर, इसको क्या नाम दिया हमने, इसको मान लो पहला दिया, इसको दूसरा दिया, इसको हम तीसरा दे देते हैं। अब आते हैं बेटा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब जैसे ही आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, आपने रस्सी को ढीला छोड़ दिया। जब आपने रस्सी को ढीला छोड़ दिया तो उसमें तनाव बल हो गया 0, उसमें तनाव बल हो गया 0। तो क्या बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो लग ही रहा है mg, और वस्तु वृत्ताकार पथ में अगर घूम रही है इस बिंदु पर भी, तो उस पे ऑब्वियस ही बात है उसको अभिकेंद्रीय बल भी चाहिए होगा। तो अभिकेंद्रीय बल जो है यहाँ पे उसका, वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, अगर वो साम्यावस्था में है तो, और क्योंकि रस्सी ढीली पड़ गई इसलिए उसका तनाव बल क्या हो गया 0। तो बिंदु C पर तनाव बल क्या है 0, पहली चीज। और यहां पे हमारा mg किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा mg, mvc स्क्वायर बटा l के। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हमें तनाव बल मिल रहा है, mg की वजह से, सिर्फ mg और कोई बचा ही नहीं, तो mg mv स्क्वायर बटा r के बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कुल ऊर्जा बोलूं तो देखो, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर प्लस, अब देखो धरती माता से इसकी दूरी कितनी, ये हमारा पूरा गोला अपन ने बना दिया, ये 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 0 है, ये केंद्र से इसकी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक l, यहाँ से यहाँ तक l, टोटल कितना हो गया 2l। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई mg इंटू 2l। डायग्राम में देखो इसकी इससे दूरी कितनी होती है 2l, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी mg2l, तो हमारे पास mg2l। ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। ठीक है, तो 5 इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई देखो, ऐसे एक चीज तो मुझे समझ आ रही है, इनका थोड़ा सा पहले कुछ जुगाड़ बैठ रहा है। देखो कैसे बैठ रहा है, mv स्क्वायर का मान हम यहां से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से mv स्क्वायर बटा mv स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, जिसको अपन यहाँ पे रख सके, ताकि कुल ऊर्जा mgl की फॉर्म में कुछ दिखने लग जाए। तो हम समीकरण 4 का यूज करते हैं, तो समीकरण 4 से हमें mvc स्क्वायर किसके बराबर दिख गया, mgl के। बस समीकरण आपका जो 5 है उसमें इसको रख देते हैं, ताकि हमें कुल ऊर्जा तो पता पड़ जाए एटलीस्ट कि कुल ऊर्जा mgl की फॉर्म में है कितनी, क्योंकि l तुम्हें पता है, m तुम्हें पता है, और g तो वैसे हमें पता होता है। ठीक है, तो इसको समीकरण 5 पे रख देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 5 पे रख दो, आप लिख देते हैं वापस, mv स्क्वायर बराबर कितना है हमारा mgl, ये सी है ना, mgl समीकरण 5 में रखने पर। भाई हम बोल रहे हैं कुल ऊर्जा हर जगह एक जैसी रहेगी, तो हम एक बार कुल ऊर्जा निकालना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, सी बिंदु पर कुल ऊर्जा ये रही, बी बिंदु पर कुल ऊर्जा ये रही, और ए बिंदु पर कुल ऊर्जा ये रही। तो अगर तुम्हें कुल ऊर्जा पता चल जाए तो देखो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें m पता है, l पता है, g पता है, v नॉट नहीं पता, va नहीं पता, vc नहीं पता, ta नहीं पता, tb नहीं पता, tc भी नहीं पता। ठीक है, तो अगर हम mgl की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिए हैं e की फॉर्म में, तो v नॉट की वैल्यू तो आएगी कम से कम, और फिर ये वाली पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलो, तो हम यही कर रहे हैं, तो समीकरण 5 में रख दो। देखो क्या है समीकरण 5, E बराबर
E बराबर हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। ठीक है ना, इस 2 को मैंने बस आगे लिख दिया और कुछ नहीं, रख दो। देखो क्या आया, mgl बटा 2 प्लस 2mgl। देखो 2 और ये आधा, 2 और आधा एलसीएम ले लो, 1 2 एलसीएम आ गया आपका mgl, और ये 2 और 2 4 mgl। कितना आ गया आपके पास, 5 mgl बटा 2। ठीक है, ये कुल ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा हमारे पास आ गई है। एक बार बस कुल ऊर्जा आ गई, हमारा काम हो गया। तो 5 तक मान चुके तो इसको 6 मान लो। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम समीकरण 1 में इसका यूज कर सकते हैं ताकि V नॉट निकल जाए। किसका पहला क्वेश्चन ही क्या था, V नॉट निकाल दो यार, B पर और C पर वेग निकाल दो यार। वो निकाल देते हैं, लेकिन पहले V नॉट निकाल देते हैं। ठीक है, देखो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा हमने, समीकरण 1 थी E बराबर हाफ m V नॉट स्क्वायर, कितना रहा 5 mgl बटा 2 बराबर 1/2 m V नॉट स्क्वायर। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, डिवाइड में अगर कोई चीज है तो कट सकती है, गुणा में भी कोई चीज है तो कट सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, V नॉट का मान देखो किसकी इक्वल आया, V नॉट का वर्ग आ रहा है 5 GL के बराबर। तो V नॉट का मान क्या आया, रूट में 5 GL। तो पहला उत्तर तो हमारा आ गया, फर्स्ट आंसर मिल गया हमें, वो ये रहा। ठीक है, ये आ गया उत्तर हमारा। अब जो उसने पूछा वो सब निकलता जाएगा, बस इतना सा करना था हमें मेन में। अब उसने हमसे पूछा B और C पर चाल, तो चलो निकाल देते हैं। सबसे पहले B देख लेते हैं, B तो देखो आराम से निकल आएगा अब, क्योंकि कुल ऊर्जा तुम्हें पता चल गई। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कुल ऊर्जा किसके बराबर है, 5 mgl बटा 2 बराबर हाफ m vb स्क्वायर प्लस mgl। कुछ याद नहीं मेरे को, ये पीछे से लिखा है। तो vb की वैल्यू चाहिए, चलो बस निकाल लेते हैं। इन भाई साहब को ले आओ यहाँ पे, 5 mgl बटा 2 माइनस mgl बराबर हाफ m vb स्क्वायर। अब एलसीएम देखो कितना आएगा, 2 5 mgl माइनस 2 एकम 2 2 mgl बराबर 1/2 mvb स्क्वायर। 5 माइनस 2 3 mgl बटा 2 बराबर हाफ m vb स्क्वायर। ये आपका हाफ से हाफ मरा, m से m मरा। तो vb का स्क्वायर देखो किसके बराबर आ रहा है, 3 gl। ठीक है, तो देखो यहां से vb कितना निकला, रूट में 3 gl। ठीक है, बस vb निकाल लिया। अब चाहिए क्या हमें, vc। तो देखो vc कहां से आएगा, ये रहा vc भाई साहब, ये रहे vc भाई साहब हमारे। vc देखो यहाँ से सीधा सीधा निकल आया, यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं था, यहीं से vc निकाल लेते हैं। देखो m से आपका m मर गया, कितना है रूट में gl। तो vc हमारा कितना आ गया, रूट में gl। vc तो यहीं से निकल रहा था, हमने निकाला नहीं। v नॉट ये रहा और vb भी ये रहा। ठीक है, अब क्या चाहिए, क्या पूछा इसने, और एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, kb और kc का अनुपात। ये मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। kb है काइनेटिक ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा b पे और गतिज ऊर्जा c पे, हाफ m vp का स्क्वायर अपॉन हाफ m vc का स्क्वायर। ये हाफ से हाफ मर गया। vb का वर्ग, देखो भाई vb का वर्ग क्या है, 3 gl और vc का gl सिर्फ। तो ये आ रहा हमारे पास 3 gl, या हमारे पास gl से gl मरा 3/1, यानी अनुपात आ गया 3:1। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो मैं आपको बता देता हूं। सी पर पहुंचने पर उसकी प्रकृति क्या होगी। देखो अगर वो घूम रहा है आराम से, जैसा मैंने आपको बताया, होता क्या है, जैसे मैं घुमाना बंद कर दूं, जैसे मैं ना यहाँ से बहुत अच्छे से तनाव लगा रहा हूँ, यहाँ तक गति करने के बाद जैसे मैं छोड़ देता हूँ ना, तो ये गति तो करेगा, देखो
देखो मैंने है ना यहां तक तो गति लगा करी, यहां तक करने के बाद जैसे यहाँ पे पहुंचा ना, देखो कैसे हुआ इसका पाथ, देखा इसका पाथ हो गया ऐसे पैराबोलिक परवलयाकार। ठीक है, एकदम से रस्सी में आया वो ढीलापन आया, तो ये यहां तक अगर मैं कर लगा रहा हूं तो चलता रहेगा, और जैसे ही मैंने छोड़ा तो अगर इसके पास इनफ, क्योंकि यहां पे पहुंचने के बाद इसके पास अगर हमने क्या बोलते हैं रस्सी को काटा नहीं बीच में से, जैसे मैंने रस्सी को छोड़ दिया बीच में से या काटा नहीं, तो उस केस में तो ये गति करेगा ऐसे वृत्ताकार पथ में। और अगर रस्सी को मान तो मैं चलाते ही चला रहा हूं और सडनली ऊपर पहुंचने ही तो ही मैंने वायर छोड़ दी, तो देखो इसका पाथ कैसा जाएगा, ये इस तरीके से प्रक्षेप पे गति करेगा। तो यहाँ पे है ना वृत्ताकार पथ में गति करना चाहता था, किसी ना किसी कोण पे आया होगा, और जैसे यहाँ से रस्सी कटी तो ये परवलयाकार गति करते करते ऐसे जाएगा नीचे यूं, ठीक है ना, यूं चला जाएगा। तो इस लास्ट वाले का आंसर क्या है, बस यही है कि अगर हम तनाव बल 0 कर दें तो तनाव बल 0 करते ही क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा, और रस्सी काट दो तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। चलो बच्चों, तो आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।